हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखुरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं आपको साइंस पढ़ाती हूं और अभी हद तक हमने क्या किया था, साइंस की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे। आज से हम फिजिक्स भौतिक विज्ञान वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर लाइट, प्रकाश। अब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश में प्रतिबिंब कैसे बनता है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर हम पूरा पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप बस साथ के साथ पढ़ते रहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। आपके दिमाग में प्रकाश को सुनते ही सबसे पहले क्या आ रहा है? प्रकाश वो है जिसकी वजह से आप चीज़ें देख पा रहे हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे लाइट है। आप वहाँ पे अगर अंधेरे में कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? हमारा सूर्य। सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश का हमारे पास सूर्य। ठीक है। अब प्रकाश, जैसे कि अब प्रकाश हमें चीज़ें दिखती कैसे हैं? प्रकाश की वजह से दिखती हैं, पर कई चीज़ें हमें रेड दिखती हैं, कई ब्लैक, कुछ ट्रांसपेरेंट होती हैं, कुछ में कोई कलर नहीं होता, कुछ ब्लैक दिखती हैं। तो कैसे क्या होता है? आपको पता है सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अब जो 7 रंग होने पे अब क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे प्रकाश गिर रहा है, सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, वो क्या करेगा कि आपके 7 में से 6 प्रकाश, तो 6 रंग तो अवशोषित कर लेगा और एक रंग होगा वो आप वापस रिफ्लेक्ट करेगा, वापस परावर्तित करेगा, वापस वो रंग आएगा वापस, और वो आपकी क्या होगा, आंख से टकराएगा। तो रेटिना पे वो इमेज बनेगी और रेटिना आपको मस्तिष्क तक आपकी बताएगा कि नहीं इस कलर का ऑब्जेक्ट है या ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें दिखाई देता है। अब जैसे कि ये है, मान लीजिए कि मैं कलर रेड लेती हूँ। अब आपको कोई रेड कलर का ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब जो सूर्य का कलर, सूर्य की जो लाइट आ रही है उसके अंदर 7 रंग है, उसमें रेड भी है। अब क्या करेगा, जब इस पर लाइट गिर रही है ना, तो वो लाइट गिर रही है तो वो क्या कर रहा है, वो बाकी 6 रंग तो अवशोषित कर लेता है। जो बाकी के 7 में से 6 रंग है वो तो अवशोषित हो जाएंगे, पर जो लाल कलर का रंग है वो वापस परावर्तित हो रहा है, वापस आ रहा है। तो ये इसलिए हमें रेड दिखाई दे रहा है। अगर इसे ब्लैक है तो अब ब्लैक के लिए मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ जो आपको समझने में आसानी हो। अब ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर के अंदर क्या होता है कि वो सारे के सारे रंग अवशोषित कर लेता है, सारे रंग अवशोषित हो जाते हैं उसके अंदर। अब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ ट्रांसपेरेंट चीजें होती है एकदम रंगहीन, उसमें क्या होता है वो कोई भी रंग अवशोषित नहीं करता है, वो सारे के सारे रंग वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। इसकी वजह से वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दी जाती है चीजें। तो समझ में आ गया, प्रकाश वो एक चीज है जिसकी वजह से आप चीजें देख पाते हैं। आपके देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रकाश, लाइट। लाइट की वजह से चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है कि आप चीज़ों को देख पा रहे हैं। अब कौन सा कलर कैसे दिख रहा है ये मैंने आपको बताया कि कौन सा कलर अवशोषित हो रहा है इस पर डिपेंड करता है, कौन सा कलर वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पर डिपेंड करता है कि आपको किस कलर की चीज़ दिखाई देगी। अब एप्पल है, एप्पल लाल है तो लाल क्या होगा, लाल रंग वापस आता है तो लाल रंग हमको दिखता है, बाकी के 6 रंग को अवशोषित कर लेता है। इस तरीके से आपको कलर आपका डिसाइड होता है कि कौन से कलर की चीज़ होंगी। अब एक और चीज़ बताई कि जो प्रकाश है वो 2 तरीके से गमन करता है। जो लाइट 2 तरीकों से गमन करता है, 2 तरह से गमन करता है। एक होता है तरंग के रूप में, यानी वेव्स, और सेकंड इज पार्टिकल यानी कण, पार्टिकल फॉर्म में। यानी उसकी जो ट्रैवल करने की जो है, प्रकाश जिस तरीके से ट्रैवल कर रहा है वो 2 तरीके से ट्रैवल कर सकता है। वो तरंग वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल कर सकता है, सेकंड इज करंट पार्टिकल की फॉर्म में ट्रैवल कर सकता है। यानी 2 तरीके से ट्रैवल करने की वजह से है ना, ये बात दी थी द्वित ब्रोगली ने। द्वित ब्रोगली ने ये सिद्धांत दिया था, ये बात उन्होंने बताई थी, इसे द्वित ब्रोगली का सिद्धांत कहा जाता है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा लाइट क्या होती है, लाइट किस तरीके से ट्रैवल करती है। लाइट 2 तरीके से ट्रैवल करती है, तरंग और कण के रूप में। ठीक है, वेव्स एंड द पार्टिकल। तो ये आपको याद रखना है, द्वित ब्रोगली का सिद्धांत आपको याद करना है। जी यही चीज बताई है ना, ये द्वित ब्रोगली ने बताई है, इसे कहते हैं द्वित ब्रोगली का सिद्धांत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है आपका कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो शुरू करें, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कोई भी चीज़ है, पहले आप समझते चलिए, कोई भी चीज़ है। अब जैसे जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तो उनमें से अधिकांश किरणें निश्चित दिशा में गमन करती हैं, यही परावर्तन है। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव फ्रंट ऑफ
at an interface between the two different media so that the wavefront returns into the same medium. ओके तो ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन. अभी हो गई स्टैंडर्ड डेफिनेशन. अब समझने के लिए क्या करना है मैं आपको बताती हूँ. समझने के लिए आप डायग्राम से समझेंगे. डायग्राम से क्या होगा, आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी और प्रॉब्लम भी नहीं होगी डेफिनेशन बनाने में, याद करने में. ये कोई चमकीली सतह है. चमकीली सतह क्या होते हैं? कुछ भी ऐसा, जैसे कि आपका मिरर है वो चमकीला है. आप कांच को चमकीली सतह नहीं बोलेंगे, पर आप यहाँ पर लिख लीजिए चमकीला कोई सतह है, चमकीली सतह. ठीक है. चमकीली सतह में क्या होगा, मान लीजिए कोई किरण आ रही है, ये कोई किरण आई और वापस उसी मीडियम के अंदर, जैसे इस तरफ से आ रही है तो वापस उसी तरफ चली जाए. ये कोई किरण आई, कोई प्रकाश की कोई भी किरण है, जो प्रकाश की किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण. इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. ठीक है. और जो वापस गई इसे कहेंगे परावर्तित रे. ये परावर्तन पढ़ रहे हैं तो ये परावर्तित है, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. कोई भी चमकीली सतह है, कोई भी चमकीला पृष्ठ हो, उस पर कोई किरण आई और वापस उसी मीडियम में लौट गई. आपकी ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज हो गई. आपकी जो वेव आ रही है, जो आपकी प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की जो किरण आ रही है, उसकी डायरेक्शन जरूर चेंज हो जाएगी. पहले यूं आ रही थी, यूं जा रही है, बट उसी मीडियम में जा रही है, उसी वापस जिस तरफ से आई थी उसी तरफ जा रही है. तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन. तो समझ में आ गया. कोई भी लाइट अगर आपकी चमकीली पृष्ठ सतह पर गिरती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी मीडियम में वापस चली जाती है, रिटर्न हो जाती है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन. समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन कैसे कहते हैं. अब प्रकाश का परावर्तन होता है दो तरह का. फर्स्ट इज नियमित परावर्तन. नियमित परावर्तन. और सेकंड इज विसरित परावर्तन. अब नियमित परावर्तन क्या होते हैं, विसरित परावर्तन क्या होते हैं, पहले इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं. फिर मैं आपको उसे डायग्राम की तरफ से ही तरह ही एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको डेफिनेशन याद हो जाए. डायग्राम देखते जाइए और डेफिनेशन बनाते जाइए. डेफिनेशन एक एक चीज़ की याद करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप डायग्राम इजीली याद कर सको. डायग्राम ज़्यादा टाइम तक याद रहता है. तो आप डायग्राम को देखते जाइए. डायग्राम किस तरह से आप कैसे कैसे आपको अपनी परिभाषा अपने शब्दों में लिखनी है, आप लिख सकते हैं. इजीली होगा आपके लिए, बहुत आसान होगा. लेकिन एक बार जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो बुक्स में गिवन है वो अगर देख लेते हैं. तो पहले तो परावर्तन के प्रकार, जैसे कि मैंने आपको बताया, नियमित और विसरित परावर्तन. नियमित को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शंस एंड विसरित को कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो पहले नियमित परावर्तन. नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ पर उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में भेज देने पर. अब यहाँ पे पता है प्रॉब्लम ये है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसके अंदर, परावर्तन है, वापस उसी माध्यम में विशिष्ट दिशा में चली जाएगी, समझ में आ रहा है. पर यहाँ पे है चिकना पृष्ठ. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है नियमित परावर्तन के अंदर. परावर्तन के नियमित वर्ड जो आ रहा है ये स्पेसिफाई कर रहा है आपका कि आपका जो मैंने आपको बताया था कि कोई चमकीला पृष्ठ है, कोई चमकीली सतह है, वो चिकनी होनी चाहिए, तो हो जाएगा हमारा नियमित परावर्तन. अगर वो सतह चिकनी नहीं होती है, वो ऊबड़ खाबड़ है, चमकीली है पर ऊबड़ खाबड़ है, तो क्या हो जाएगा, वो विसरित परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो ठीक है, ये हो गया मेन डिफरेंस. बाकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, दिस रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट बीम बाय स्मूथ प्लेन. स्मूथ प्लेन ये डिनोट कर रहा है आपका ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है. स्मूथ प्लेन सरफेस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन इन द सेम मीडियम इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो अब हमने कहा, और जैसे आपको विसरित के अंदर क्या है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इन ऑल डायरेक्शन इन द सेम मीडियम बाय द रफ सरफेस. अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो ध्यान रखने वाली चीज थी वहां था वो स्मूथ सरफेस थी, और यहाँ ये रफ सरफेस है, खुरदुरे पृष्ठ. आपको यही मेन है दोनों के अंदर, नियमित और विसरित के अंदर, कि नियमित के अंदर आपका चिकना पृष्ठ होगा और विसरित के अंदर आपका खुरदरा पृष्ठ होगा. ठीक है. अभी कैसे होगा, कैसे इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसे चीजें आपकी जो किरण है, प्रकाश किरण है, वो परावर्तित हो रही है, वो चलिए आगे डायग्राम से देखते हैं. आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा. परावर्तन तो हो रहा है. अब परावर्तन का चिकनी सतह से हो रहा है, चिकनी सतह से होने से क्या होगा, खुरदरे पृष्ठ से होने से क्या होगा. तो बस आपको ये देखना है कि कैसे होने पर क्या होगा. तो अगर चिकनी सतह से हो रहा है तो वो नियमित हो जाएगा, और खुरदरे पृष्ठ से हो रहा है तो वो विसरित हो जाएगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं.
तो पहले हम देखते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन इसे आप कह सकते हैं, ठीक है, नियमित। एंड अब आप मान लीजिए मैंने आपको बताया चिकनी सतह है, ठीक है, चिकनी सतह है। अब आपकी लाइट बीम्स आ रही थी, ये सीधी होगी, थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, और आपकी ये वापस परावर्तित हो रही है सेम माध्यम में। देखो ये रेगुलर है, एकदम सीधे आ रही है और यूं जा रही है, ये हो गया रेगुलर। इसलिए इसे कहते हैं, इसके नाम से ही क्लियर है, नियमित है, मतलब नियम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चलेगी चीजें। अब जैसे यहाँ पे ये हो गई, अब आपकी कौन कौन सी बीम्स हो गई, ये जो आ रही थी ये हो गई आपकी आपतित किरण, और आपकी वापस जा रही है, ये हो गई आपकी परावर्तित किरण। ठीक है, समझ में आ गया, ये नियमित हो गया। अब विसरित में क्या होगा, सेकंड इज आपकी विसरित। विसरित परावर्तन में वो लिखा हुआ था कि आपका खुरदरा पृष्ठ होगा, आपका पृष्ठ खुरदरा होगा। तो खुरदरे में मैं मान लेती हूँ कि कुछ उबड़ खाबड़ है, ठीक है, ये आपकी चिकना वो है, चमकीला तो है पर खुरदरा है। अब आपकी जो बीम्स आ रही है, ठीक है, और अब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है ज़्यादा, ये तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत सेम डायरेक्शन में कर दिया मैंने, इसे थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। तो ये हो गया आपका विसरित परावर्तन। तो आपकी ये रेज यहाँ से आ रही है और जा रही हैं, तो कुछ अता पता ही नहीं है कहाँ जा रही हैं, पर जा सेम मीडियम में रही हैं। देखो मीडियम चेंज नहीं हो रहा, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में जा रही है, पर किस डायरेक्शन में जा रही है कुछ अता पता नहीं है। तो ये हो गया आपका। अब जो यहाँ ये चीज आ रही है, जो आने वाली हो गई वो हो गई यहाँ पे भी आपतित, और ये जाने वाली हो गई परावर्तित। समझ में आया क्या फर्क है नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में? नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। परावर्तन दोनों में होगा। परावर्तन का जो था अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस आपकी प्रकाशीय किरण चमकीले पृष्ठ से टकरा कर लौट जाएगी, ये हमारा परावर्तन का मेन कॉन्सेप्ट था। अब परावर्तन को दो चीजों में कैसे डिवाइड किया, नियमित और विसरित में, कि आपको जो चमकीला पृष्ठ था अगर वो चिकना है, समतल है, तो हमारा नियमित हो जाएगा, अगर वो खुरदरा है, उबड़ खाबड़ है, तो हमारा विसरित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े इसके बाद। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको डायग्राम वगैरह नोट डाउन करना है या स्टैंडर्ड आपको एक डेफिनेशंस नोट करनी है तो एक बार नोट कर लीजिए, नियमित परावर्तन की, और ये है विसरित परावर्तन की डेफिनेशन। तो ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। आगे बढ़े। आगे है परावर्तन के नियम, क्या रूल्स है, क्या नियम है, क्योंकि परावर्तन होने के लिए ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो ये अगर देख लीजिए, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि नियम क्या चीज है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़े। आगे या पहले आपको इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डायग्राम में एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद फिर आगे हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये कोई चिकना पृष्ठ है, चिकने पृष्ठ में से इस तरीके से कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे पॉलिश हो रखी है। पॉलिश यानी चिकना पृष्ठ, जैसे आपको दर्पण बोला। अब दर्पण और कांच में क्या फर्क होता है? सबसे पहली बात कि पॉलिश दर्पण में होती है पर कांच में नहीं होती है। कांच में अगर पॉलिश नहीं होती है तो क्या होता है कि आर पार दिखाई देता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। पर दर्पण में क्या होता है कि वो आर पार नहीं दिखाई देता, चीज़ें परावर्तित होती है। यहाँ से जो बीम आ रही है एक साइड से, उसी साइड में वो बीम लौट जाती है। कांच में क्या होता है, वो बीम निकल जाती है सीधी। तो कांच और दर्पण में ये फर्क होता है। ठीक है, अब कांच इज मिरर, कांच इज आपका जो नॉर्मल ग्लास है और दर्पण इज मिरर। अब इसके अंदर क्या है, ये जो चीज़ है ना, मतलब ये परावर्तित इस जगह से होगी, इस जगह से परावर्तित नहीं होगी। जो आपकी कांच होता है,
कांच के अंदर जिस तरह की आपकी एक साइड ही तो देख सकते हो, दूसरी साइड देखना आप कोटेड होता है, वो कोटेड कोटिंग काय की होती है, वो एल्यूमिनियम की हो सकती है, चांदी की कोटिंग हो सकती है। और एल्यूमिनियम और चांदी, कब एल्यूमिनियम की जाए कब चांदी की जाए, सीधी बात है, चांदी बहुत महंगी आती है इसलिए चांदी की कोटिंग कम की जाती है, बिकॉज हमारा एल्यूमिनियम इजी थोड़ा सस्ता पड़ता है तो एल्यूमिनियम की कोटिंग हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर आप चांदी की कोटिंग करते हो तो आपको जब की इमेज होती है ना, बोलते हैं ना कांच अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी आ रही है, उसका अच्छे दिख रहे हो आप तो, या फिर एकदम इमेज एकदम क्लियर बन रही है आपकी, वो होता है अगर आप चांदी की कोटिंग कर देते हो पीछे। तो ठीक है, ये हो गया। अभी मैं बोलूँ ये एक चमकीली सतह यानी कांच ले लेते हैं हम, सॉरी दर्पण ले लेते हैं हम, दर्पण के इस साइड हमने कोटिंग कर रखी है, कोटिंग आप मान लीजिए एल्यूमिनियम की कोटिंग कर रखी है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी आई कोई आपतित किरण, ठीक है, और ये हो गई आपकी परावर्तित किरण। साथ के साथ भी मान के चलिए एकदम सेंटर में, ठीक है, एकदम सेंटर के अंदर मानना, से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, ये चीज है, यह हो गई आपकी आपतित किरण। आपतित किरण, और ये हुई आपकी परावर्तित किरण, ठीक है। अभी तक तो आपतित और परावर्तित का हमने कॉन्सेप्ट देखा था, अभी बीच में एक और नई रेखा हमने क्या ड्रॉ कर दी है, इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। देखो किरण जो आ रही है ना वो आपतित भी होती है, परावर्तित होती है, पर जो अभिलंब है ना, वो अभिलंब की इमेजिनरी हमने एक एक्सेस बनाया हुआ है। ये वास्तव में कोई अभिलंब नाम की कोई चीज नहीं थी, हमने सिर्फ इमेजिनरी एक्सेस ड्रॉ कर दिया है कि इसके एकदम परपेंडिकुलर ये एक्सेस है, इन दोनों के बीच के, इसे कहते हैं अभिलंब। अब जैसे मान लीजिए कोई एक मिरर है, मिरर पे आपकी यहाँ से आपकी बीम जा रही है और आपकी बीम परावर्तित यूं हो रही है, तो बीच में एकदम बीच सेंटर में आप मान लेंगे यहाँ पे अभिलंब है आपका, ठीक है। अभिलंब, अब क्या होता है, जिस अभिलंब से जो ये वाला एंगल बनता है ना, इससे एंगल को बोलते हैं आई से डिनोट करते हैं, और इस एंगल को इसे करते हैं आर से डिनोट, ठीक है। आई यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण, और आर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण। एक बार यहां लिख देती हूं, आई इज आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण। मध्य कोण, और आर हो जाएगा हमारा परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कोण। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना कि आई को किसे आई कहते हैं और किसे आर कहते हैं, ये स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है, आपको ये स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आई और आर, इसे आपतन कोण भी कहते हैं, ये जो आपने मैंने बताया इसे आपतन कोण भी कहते हैं, इंसिडेंट एंगल इंग्लिश के अंदर, और होता है रिफ्लेक्शन एंगल, ये परावर्तन कोण। अब ठीक है, मैंने आपको एक चीज बोली कि एकदम सेंटर में होगा अभिलंब, सेंटर में होगा मतलब एंगल आई और एंगल आर ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। ये हो गया, मैंने आपको जो सेकंड है ये कि एंगल आई और एंगल आर सेम होंगे, ठीक है। ये आपका परावर्तन का दूसरा नियम। अब पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है, आपने आपतित किरण, अब देखो परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं हमेशा, इन तीनों का सेंटर जो एकदम आपको जो मिलेंगे ना जहाँ पे, वो एक ही बिंदु होगा, तो एक ही बिंदु पे एक ही पृष्ठ पे आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आके मिलते हैं। ये हो गया आपका पहला वाला कि एक ही बिंदु पे मिलते हैं। तो आई थिंक आपको इससे समझ में आ गया होगा कि परावर्तन के नियम क्या है। एक तो पहला नियम है कि आपके आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होता क्या है। फिर ये तीनों एक ही बिंदु पे आके मिलते हैं, ये हो गया हमारा परावर्तन का प्रथम नियम। अब परावर्तन का द्वितीय नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों सेम होते हैं। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया, एंगल आई और एंगल आर। ये क्या है, एंगल आई क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण, और आर है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, तो यही हमारा था। अब देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द परपेंडिकुलर, या जो आप नॉर्मल कह सकते हो, ऑन द सेम मीडियम
on the point of incidence are in at a same plane and at same point also. आपतित किरण परावर्तित किरणों आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं और एक ही बिंदु पर भी होते हैं. The angle extended by the incident ray with the perpendicular is same as the angle extended by the reflected ray with the perpendicular. मैंने आपको बोला कि एंगल सेम होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, I इज इक्वल्स टू R. आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाएगी उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाएगी, यानी आपतन कोण बराबर होगा आपके परावर्तन कोण के. तो आई थिंक क्लियर होगा कि आपके परावर्तन के जो आपके नियम है वो क्या क्या है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम देखते हैं कि इमेज कैसे बनती है, इमेज कब कैसी बनेगी, क्या होता है इमेज बनना. यानी आपका जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब. जब प्रतिबिंब होता है वो कैसे बनता है, आप मिरर में देखते हो तो मिरर में कैसे बनता है आपका प्रतिबिंब. ठीक है, चलिए ये शुरू करें. तो आई होप आपको इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी. कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप अगर वापस वीडियो को पीछे जाके देख लीजिए. अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ तो नहीं रही है. कोई आ रही है तो हम इसे पूरी तरह से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. तो चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं. पहले तो मैंने आपको बताया कि पहले आपको समझना होगा कांच दर्पण में फ़र्क होता है. कांच दर्पण मैंने आपको अच्छे से समझा दिया. अब दर्पण के लिए कांच के पीछे कोटिंग कर दी जाती है. कोटिंग किसकी होती है, एल्यूमिनियम की और चांदी की. ठीक है, जो आपके कांच और दर्पण, पहले तो आपको इस चीज में समझना होगा. कांच और दर्पण दोनों को समझा दिया. अब कांच के ऊपर कौन सी कोटिंग कर दी जाए, एल्यूमिनियम या फिर आपकी चांदी यानी सिल्वर, Ag. सिल्वर एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम इसे Al से रिप्रेजेंट करते हैं इसके शॉर्ट में. और चांदी को अर्जेंटम बोलते हैं. इसका रासायनिक नाम होता है अर्जेंटम, इसलिए इसे Ag से रिप्रेजेंट करते हैं. बाकी से आप इसे लिख सकते हैं चांदी. ठीक है, अब चांदी से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको कांच और दर्पण में समझ में आ गया. कांच के पीछे कोटिंग कर दी जाए तो दर्पण में बदल जाता है. ठीक है, दर्पण में क्या होता है, जैसे कोई दर्पण, अब इस पर आपने कोटिंग करी है तो ये सतह जो होती है ना आपकी, इसे कहते हैं परावर्तित सतह. यहाँ से आपका परावर्तन होगा. ऑब्वियसली यहाँ पे तो आपका कोई रोल है नहीं, तो आपका परावर्तन होगा वो यहाँ से होगा. तो देखो हमें कांच से तो अब कोई लेना देना है नहीं. हमारा चमकीली सतह है वो दर्पण से होगा. सारा काम हमारा दर्पण पे करेंगे. प्रतिबिंब जो बन रहा है हमारा वो दर्पण से ही बनेगा. तो अब हमें आगे से अब दर्पण ध्यान में रखना है. दर्पण कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे अब देखते हैं दर्पण कितनी तरह का होता है. ठीक है, दर्पण कितने टाइप का होता है. दर्पण होता है समतल और गोलीय. दर्पण यानी मिरर, ये दो टाइप का होता है. समतल, इसे आप कह सकते हो प्लेन मिरर ऑल्सो. ठीक है, और आपका इधर गोलीय यानी स्फेरिकल. स्फेरिकल, ये आगे जाके स्फेरिकल भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है, उत्तल और अवतल. उत्तल इज इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स और इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉनकेव. ठीक है, तो आपको पहले जानना होगा दर्पण कितने टाइप के होते हैं, समतल और गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर एंड द स्फेरिकल मिरर. फिर स्फेरिकल मिरर भी दो भागों में आगे डिवाइड हो गया है, उत्तल और अवतल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव. ठीक है, पहले आप दर्पण को अच्छे से समझ लीजिए. ठीक है, ये याद हो गया. अब हम देखते हैं दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनेगा. ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन किस तरीके से होता है, इमेज का बनना हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे. आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सब अच्छे से समझ में आता जा रहा होगा. और अगर आपने अभी तक सिंखुरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए. और आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त का शेयर कर दीजिए. थैंक यू सो मच.